नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की एक और व्यंग्य रचना। आज की व्यंग्य रचना का शीर्षक है फिर ताज देखा। हर शहर का अपना दुख होता है। आगरा के लिए ताजमहल है तो हमारे जबलपुर के लिए भेड़ा घाट है। बाहर वालों के लिए तो ये सौंदर्य स्थल हैं, पर शहर वालों के लिए संकट स्थल। हर मेहमान सुबह चाय पीते पीते हमारी प्रार्थनाओं के बावजूद कहता है आज भेड़ा घाट दिखा दीजिए। आगरे में वो मेज़बान से कहता है चलिए ताज देख लें। हम उसे भेड़ा घाट ले जाते हैं और हजारवीं बार उसी नदी, उसी प्रपात और उसी सफ़ेद संगमरमर को देखकर बोर होते हैं। जब वो विभोर होकर कहता है वाह कैसा सुंदर दृश्य है, तब हम मन में कहते हैं सो तो ठीक है, पर अब यहाँ से टलिए ना। मेरी तरह आगरा वाले ताज से परेशान हैं। मेरे इधर तो प्रकृति ने ये मुसीबत पैदा की है, मगर आगरा वालों के लिए तो एक शहंशाह ने संकट का निर्माण कराया है। क्यों नहीं आगरा वालों ने तभी उनसे कहा कि जहाँ पना आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं सो तो ठीक है, मगर इस झंझट को जरा शहर से दूर बनवाइए। भेड़ा घाट और ताज दोनों के बारे में ये भ्रम फैला है कि ये पूर्णिमा की रात को अद्भुत सुंदर लगते हैं। जो मेहमान एकादशी के बाद भी नहीं जाता उसके पूर्णिमा तक रुकने का खतरा है। वो चांदनी में इन्हें देखे बिना जा नहीं सकता। ऐसा बिरला ही होता है जो शहर में आकर भेड़ा घाट ना देखे। मेरा एक दोस्त आया था, एक दिन कहने लगा आज भेड़ा घाट देख आते हैं वरना तुम बुरा मानोगे, कहोगे हफ्ते भर रहा खाया पर हमारा भेड़ा घाट नहीं देखा। मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो देखो। उसने कहा इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, यही डर है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। देखो कुछ ख्याल मत करना, अगली बार जरूर देख लूँगा। वो मुझे पहले अच्छा लगा फिर बुरा। भेड़ा घाट से हम कितने ही परेशान हो पर उसके अवहेलना नहीं सह सकते। जब मेहमान जलप्रपात देखता है तो हम उसका चेहरा देखते हैं, उसके मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं। एक बार एक आगरे वाले ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी। मैं उसे चांदनी रात में नौका में घुमा रहा था। ऊपर पूरा चांद था और दोनों तरफ सफ़ेद संगमरमर। मैंने बड़ी आशा से उनसे पूछा कहिए कैसा है। उसने निहायत ही ठंडे स्वर में कहा ठीक है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मन हुआ कि उसे यहीं नदी में फेंक दूं। जिस दृश्य की प्रशंसा करके लोग रघाते नहीं हैं उसे यह सिर्फ ठीक कहता है। मैंने उससे बदला ले लिया। ताज दिखाकर जब आगरा वालों ने मुझसे पूछा कैसा है तो मैंने कहा कोई खास बात नहीं है। आगरा वाले कट कर रह गए, मैंने बदला ले लिया था। पिछले कुछ सालों से एक प्रकाशक मुझे हर 3-4 महीनों में ताज दिखाता है। लेखक लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे पूर्वाग्रह के शिकार हैं कि कोई प्रकाशक कभी लेखक का भला नहीं कर सकता। मेरा तो कर रहा है, मुझे ताज दिखा रहा है। उसने आगरा में एक मुकदमा दायर कर दिया है, जिसकी पेशी होती है तो मैं आगरा जाता ही हूँ और ताज देखता हूँ। यूँ मैंने ताज बहुत बाद में देखा, अभी 3-4 साल पहले। कवियों ने मुझे इसके खिलाफ भड़का दिया था। शायर लुधियानवी की कविता पढ़ी थी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। इसलिए मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, क्योंकि इधर कभी कभी बाबूजी घूमने निकल जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखा था कि हाय मृत्यु का ऐसा सुंदर स्मारक और जीवन की ऐसी अवहेलना। फिर राजा ने जनता के पैसे से अपनी बीवी का स्मारक बनवा लिया। जनता के खून के कतरों से बने इस ताज को मैं कभी नहीं देखूंगा। बाद में मेरा मन भी बदला। लेनिनग्राद में देखा कि द्वितीय महायुद्ध में नष्ट एक चर्च को रूसी लोग जैसे का तैसा बना रहे हैं। वे पीटर महान के सुंदर महलों को बड़े गौरव के साथ हमें बता रहे थे। मुझे लगा हमारे कवियों ने ताज के बारे में जल्दबाजी बरती। कच्चे जनवाद के उबाल में उनसे नफरत करने लगे। अब तो मैं ये भी सोचता हूँ अगर किसी राजा ने अपनी प्रिया की याद में ताज बनवा भी दिया तो कोई बात नहीं। आज के नए राजा भी तो यही करते हैं। कॉरपोरेशन का सदस्य अपने घर के सामने सीमेंट की सड़क बनवा लेता है जिससे प्रिया के पांव में कंकड़ ना गड़े। घर के सामने बिजली का खंभा लगवा लेता है ताकि प्रिया अंधेरे से ना डरे। प्रजातंत्र में भी हजारों छोटे बड़े शाहजहां हैं
उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी प्रिया के लिए जनता के पैसे से कुछ कर देते हैं। हर मुमताज़ उम्मीद लगाए बैठी है कि चुनाव में हमारे शाहजहां जीतने वाले हैं और आगामी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में उन्हें जगह दी जा रही है। मैंने शाहजहां को माफ़ कर दिया और ताज बार बार देखने लगा। आगरे में एक पवित्र आदमी ने कहा, अरे साहब, ताज की छाया में क्या नहीं होता, सैकड़ों जोड़े मिले हैं। मैंने कहा, हाँ साहब, प्रेमियों को ताज जैसे सुंदर स्थान पर खुले में बगीचे में हरगिज नहीं मिलना चाहिए। उन्हें तो गंदी बदबूदार अंधेरी कोठरियों में मिलना चाहिए, तभी तो हमारी नैतिकता की रक्षा हो सकेगी। सारी नैतिकता पिछवाड़े के दरवाजे से ही तो आती जाती है। इस बार ताज को एक नए संदर्भ में देखा। हम ताज के सामने खड़े थे और हर 5-10 मिनट में लड़ाकू यान सिर पर घर्राता था। मुझे याद आया कि पाकिस्तान के शासक इस बात पर असंतोष जाहिर कर चुके हैं कि ताज भारत में ही छूट गया। याद आया कि कल परसों ही भुट्टो ने कहा था, हमने 800 सालों तक भारतीयों को सभ्य बनाने की कोशिश की। मुझे शक हुआ कि हाई स्कूल की पढ़ाई छुड़ाकर जनाब को विदेश मंत्री बना दिया गया है। 800 सालों में क्या हुआ है, इस पर बहस व्यर्थ है। इतना निश्चित है कि सिर्फ 18 साल में हमसे दूर हो जाने के कारण ये इतने असभ्य हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में सदस्यों को कुत्ता कहने लगे। अच्छा हुआ ताज यहीं छूट गया। उसके साथ सौंदर्य बोध, कला और संस्कृति भी छूट गई। यूँ गलत इतिहास पढ़ने वाले सब जगह हैं। पाकिस्तानी शासक चाहे तो ऐसा इतिहास दिखवा सकते हैं जिसमें अपना संबंध द्रविड़ सभ्यता से जुड़े मोहनजोदड़ो उनके हिस्से में आ गया है। ऊपर से नेट गुजरते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ताज के ऊपर तोप फिट हो तो ये कैसा लगे। इसके भीतर कभी गोला बारूद भरा जाए तो, कभी इसमें युद्धबंदी भर दिए जाएं तो। उधर पाकिस्तान में लोग हैं जो सौंदर्य की जात बिरादरी तय करते हैं और कला की नस्ल पूछते हैं, और इधर मेरे देश में भी लोग हैं जो ताज पर गंगा जल छिड़क कर उसे देखना चाहते हैं। दोनों कला, संस्कृति और मनुष्यता के दुश्मन हैं, मगर इन सब से ऊपर एक बात है। ढाका रेडियो से सुंदर रविंद्र संगीत आता है और दिल्ली रेडियो से इकबाल की गज़ल गाई जाती है। मुझे विश्वास है ना ताज का कोई मजहब माना जाएगा, ना ही उस पर गंगा जल छिड़कने की कोशिश होगी। ये व्यंग्य रचना इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज़ में हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना फिर ताज देखा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रचना के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।